MPPSC जंक्शन के यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आज हम मध्य प्रदेश प्रारंभिक परीक्षा का यूनिट 9 इसका एक महत्वपूर्ण टॉपिक ई गवर्नेंस इसको देखने वाले हैं। और यह प्रारंभिक परीक्षा के साथ साथ मुख्य परीक्षा उसके पेपर 3 का टॉपिक 4th में इसको इंक्लूड किया गया। तो ये हमारा प्री के साथ साथ मुख्य परीक्षा को भी कवर करेगा। तो हमने इसके अंदर जो प्री के जो मेन फैक्ट है जो सीधे सीधे एग्जाम में पूछते हैं उसको तो कवर करा है, साथ में थोड़ा थ्योरेटिकल मुख्य परीक्षा के विशेष भी हम देखेंगे। उसके अलावा हमने 2020-2021 के जो सभी सरकारी पोर्टल और ऐप हैं उनको भी इसमें इंक्लूड करा है, क्योंकि अभी कोरोना के मद्देनज़र सरकार ने बहुत सारे पोर्टल और ऐप लॉन्च किए, तो हमने सभी इनको कवर किया है। अब हम सबसे पहले इंडेक्स से देखते हैं कि हम क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं। हम आज ई गवर्नेंस के लाभ, ई गवर्नेंस के टाइप्स क्या क्या होते हैं, उसके बाद भारत में ई गवर्नेंस का विकास कैसे हुआ वो देखेंगे। साथ में भारत और मध्य प्रदेश इनके जो प्रमुख कार्यक्रम, पोर्टल और सरकारी ऐप जो ई गवर्नेंस या ई शासन इसको क्रियान्वयन करने के लिए जो महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं उन सभी को देखेंगे। सबसे पहले हम थोड़ा सा रिव्यू देख लेते हैं कि हम क्या क्या आगे देखेंगे। जैसे हम देखेंगे कि ई गवर्नेंस क्या है, ई गवर्नेंस के क्या क्या लाभ हैं, उसके अलावा ई गवर्नेंस के टाइप्स हैं। इसमें हम सभी जैसे सरकार से सरकार तक G2G, G2C, G2P और G2E इस टाइप से जो भी टाइप्स है इसके हम इनको अच्छे से देखेंगे। साथ में इनके उदाहरण भी हमने दिए और इनको भी आगे हम अच्छे से डिस्क्राइब करके देखेंगे। उसके अलावा भारत में ई गवर्नेंस का विकास कैसे हुआ है इसको भी हम कवर करेंगे। ई गवर्नेंस के चरण, उसके अलावा ई गवर्नेंस में भारत और मध्य प्रदेश इनके जो प्रमुख कार्यक्रम हैं, इनके पोर्टल है और जो सरकारी ऐप हैं उन सभी को कवर करा। हमने देखा हो 2019 के एग्ज़ाम में सीधा पूछा गया था कि डिजिटल इंडिया यह कार्यक्रम कब शुरुआत किया गया था, तो वो सीधा आंसर था उसमें 2015। तो इस टाइप से सीधे सीधे फैक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा हमने जो अभी बात कर रहे थे जैसे कोरोना काल अभी चल रहा है, तो इसमें गवर्नमेंट ने बहुत सारी पोर्टल, उसके अलावा कुछ ऐप और ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम जो लॉन्च किए, तो हमने इसमें सभी को कवर करा है। जैसे आई-गोट पोर्टल, युक्ति पोर्टल, मनोदर्पण, गरुड़ पोर्टल। उसके अलावा जो पहले के जो प्रमुख पोर्टल हैं जैसे उमंग पोर्टल है, ई नाम पोर्टल है, डिजी लॉकर, PM दीक्षा, उसके बाद सृजन पोर्टल, सत्यभामा पोर्टल, ये हमने जो प्रमुख सभी पोर्टलों को कवर किया है इसमें। तो प्लीज़ ये आज का वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, तो इसको प्लीज़ पूरा देखिएगा। आपका डेफिनेटली 1 से 2 क्वेश्चन इसमें आपको सीधे देखने को मिलेंगे। अब हम सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं ई गवर्नेंस से। आखिर ई गवर्नेंस है क्या? इसके पहले वाले टॉपिक में हम ई कॉमर्स को कवर कर चुके थे, मैं इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो उसमें हमने देखा था कि कैसे ई शासन अर्थात ई यहाँ पे ई इंडिकेट करता है इलेक्ट्रॉनिक को, मतलब इलेक्ट्रॉनिक संसाधन और इलेक्ट्रॉनिक प्रौद्योगिकी अर्थात संचार के संसाधनों जैसे मोबाइल है, कंप्यूटर है, टैबलेट है। हम इन संचार माध्यमों का उपयोग करके कैसे, जैसे कॉमर्स में हमने कवर करा था कि हम वहाँ पे आर्थिक गतिविधियों को देख रहे हैं, परंतु जो गवर्नेंस है इसमें शासन से संबंधित है। इसमें सरकार अपनी जितनी भी सेवाएं हैं उनको धीरे धीरे ऑनलाइन उपलब्ध करा रही है। तो हम इसी को कवर करेंगे कि ई गवर्नेंस इसका क्या उद्देश्य, इनकी क्या लाभ है। अब हम जैसे कुछ थ्योरेटिकल इसकी परिभाषा देख लेते हैं। जैसे सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के माध्यम से सरकारी सेवाओं को नागरिक तक पहुँचाया जाना। इसमें जितनी भी सरकारी सेवाएँ हैं, जैसे हमें पासपोर्ट बनवाना है, मतदाता परिचय पत्र बनाना है, तो हमें इन चीज़ों के लिए बार बार ऑफिस या सरकारी विभाग के दफ्तर के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। हमें क्या डायरेक्ट सीधे पोर्टल पे ऑनलाइन अप्लाई करना है और उसमें एक टाइम ड्यूरेशन के अंदर वो हमें इनसे संबंधित जो भी है टाइम, मतलब इस टाइम लाइन के अंदर ये चीज़ें प्रोवाइड कर देंगे। तो इसका जो मुख्य उद्देश्य यही है कि इसमें नागरिकों को बेहतर सेवा प्रदान करना, साथ में जो शासन की दक्षता है, क्योंकि यहाँ पे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे सभी की मॉनिटरिंग की जाती है। कोई भी व्यक्ति अपने काम अगर उसको टास्क असाइन हो चुका है तो वो कंप्लीट करेगा, तो साथ साथ उसकी जो क्रियाशीलता है वो बढ़ेगी। उसके अलावा ऑनलाइन होने से इसमें पारदर्शिता और जवाबदेहिता इन चीज़ों का पालन होगा। साथ में जो सूचनाओं के माध्यम से लोगों को सशक्त बनाना, क्योंकि अब हम देख चुके कि 2005 में सूचना का अधिकार, मतलब नागरिकों को यह अधिकार दिया गया है कि वे किसी भी गवर्नमेंट के जो कार्य की क्रियान्वयन है या किसी भी चीज़ की जो सरकारी संबंधित सूचना ये मांगने का अधिकार दिया गया है। तो इससे लोगों आज सशक्त हो चुके हैं और अपने अधिकार को जानने लगे।
अब हम बात करते हैं जैसे व्यापार और उद्योग, इनके साथ इंटरफेस करने में सुविधा आसान हुई है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति को अगर कोई कंपनी खोलना, कोई व्यापार खोलना है या कोई उद्योग खोलना है, तो वैसे उससे पहले सरकारी विभागों से परमिशन लेने में ही उसका आधा टाइम निकल जाता था। उसे इतनी जगह से लाइसेंस और ये चीज़ों के लिए अप्लाई करना पड़ता था कि वो लास्ट में ये खोलने से पहले वो सोचता था कि मैं इसे ओपन करूँ या ना करूँ। परंतु आज इतना इजीली हो चुका है कि किसी भी पोर्टल पे एक क्लिक के साथ ही इन चीज़ों में परमिशन भी आपको इजीली मिल जाती है। तो ई गवर्नेंस के हम आगे और इनके लाभ भी देखेंगे कि गवर्नेंस के क्या क्या लाभ हैं। जिससे इससे नियंत्रण का क्षेत्र व्यापक हो चुका है, क्योंकि इसमें होता है क्या, एक जो सुप्रीम बॉडी मतलब जो एक मेन अधिकारी अगर किसी जिले का, तो उससे अपने अंडर में जो अलग अलग विभाग हैं वो फिजिकली ना जाके या फिर किसी विभाग से डायरेक्ट किसी चीज़ों को अगर उससे जानना, तो वो क्या कर सकता है, वो किसी कंप्यूटर पे ऑनलाइन इनकी जो भी क्रियान्वयन है उनका डायरेक्ट मॉनिटरिंग कर सकता है। वो सीधे देख सकता है कि किस विभाग में कितनी पेंडेंसी है, क्योंकि आजकल जितनी भी चीज़ें हैं वो सब ऑनलाइन कर दी गई है। अगर किसी व्यक्ति को कुछ भी कार्य है या कुछ समस्या है तो वो ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकता है चीज़ों के लिए। तो इस सिस्टम पे डायरेक्ट ये टास्क असाइन हो जाएगा पर्टिकुलर विभाग को। अगर ये विभाग इसे करने में असफल रहता है तो सुप्रीम बॉडी या फिर जो मेन अधिकारी है वो अपने ऑनलाइन सिस्टम पे देख सकता है कि इस विभाग की ओर से पेंडेंसी बढ़ रही है, तो वो डायरेक्ट उस पर मॉनिटरिंग कर सकता है। तो इस तरह से गवर्नेंस में सरकारी नियंत्रण और लोगों को बहुत लाभ मिला है। और इसके अलावा कुछ प्रमुख लाभ देखते हैं, जैसे कागजी कार्रवाई में कमी हो गई है। पहले हम देखते थे कि किसी भी कार्य करने के लिए फाइल या फिर एक लाल कलर की जो फाइल रहती थी उससे ही जब तक वो अलग अलग टेबल से होकर नहीं गुजरती थी तब तक वो कार्य के लिए परमिशन या लाइसेंस मिलता ही नहीं था। तो उसमें बाबूराज बहुत बढ़ चुका था। अगर किसी अधिकारी से कार्य कराना तो सबसे पहले उसके बाबू को पैसे दो, तभी वो फाइल को आगे बढ़ाता था। तो इस तरह की चीज़ें आजकल सब बंद होते दिखाई दे रही है और ये सभी ई गवर्नेंस के कारण ही हो रहा है। उसके अलावा हम देखते हैं जैसे प्रबोधन, नियंत्रण तथा मूल्यांकन की नियमित और निर्धारित प्रक्रियाएं, इन चीज़ों का क्रियान्वयन बहुत इजीली हो रहा है। शिकायत पंजीकरण, उसका निस्तारण ये भी इजीली हो रहा है। आज व्यक्ति सीधे फेस टू फेस ना जाके ऑनलाइन शिकायत पंजीकरण कर सकता है, तो उसको ये डर भी नहीं होगा कि उसकी, क्योंकि इसमें ऑनलाइन पहचान आदमी की छुपाई भी जा सकती है सीधे। तो ये बहुत इजी बन चुका है शिकायत करने के लिए। उसके अलावा हम देखते हैं जैसे व्यक्तिगत दौरा, निरीक्षण, पर्यवेक्षण तथा प्रत्यक्ष नियंत्रण का स्थान दूर बैठे वार्तालाप ने ले लिया है। जैसे हमने इसमें डिस्क्राइब करा था कि एक अधिकारी वो पूरे विभागों को सिर्फ एक कंप्यूटर पर ही मॉनिटरिंग करके देख सकता है। उसके अलावा हम देखते हैं कि एक ही प्रकृति के कार्य को बार बार करने की बजाय निर्धारित इलेक्ट्रॉनिक कार्यक्रमों के रूप में विकसित, मतलब किसी कार्य के लिए एक ही फाइल को बार बार सरकारी दफ्तर पे जाती थी, अगर उसमें छोटी सी माइनर मिस्टेक होती थी तो फिर वो स्टार्टिंग पे व्यक्ति के पास आता, फिर वो करेक्शन के बाद फिर वापस दफ्तर होते वो फाइनल परमिशन के लिए आता। तो बार बार उसको परेशानी आती थी, मतलब एक ही कार्य बार बार घूमता रहता था। और आजकल अब क्या है, कुछ भी इशू आता तो उसको कंप्लीट करने के बाद वो सीधे नेक्स्ट जो स्टेप है उसके पास वो कार्य पहुंच जाता। तो इस अब इजी हो चुका है ये कार्य। उसके बाद ऑनलाइन मंडी, नीलामी, बिल सुविधा, ये भी गवर्नेंस से सीधे जनता तक पहुंच हो चुकी इन चीज़ों की। उसके अलावा सरकारी विभागों की संगठनात्मक, कार्यात्मक और प्रक्रियात्मक सूचनाएं ये इजीली अवेलेबल हो जाती है सभी चीज़ें। अब हम देखते हैं ई गवर्नेंस के टाइप्स। हमने ई कॉमर्स में भी देखा था कि जो कॉमर्स की गतिविधियाँ वो किन दो के मध्य हो रही है। इसी तरह ई गवर्नेंस में भी हम देखते हैं कि जो ये गतिविधियाँ हैं वो किन दो के मध्य हो रही है। जैसे G2G, इसमें देखते हैं कि सरकार और सरकार इन दोनों के मध्य जो आपसी क्रिया हो रही है वो G2G में आता है। जैसे हम इसका एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे G2G सरकार से सरकार तक। अब इसमें होता है क्या, जब सरकार के किसी विभागों को दूसरा किसी विभाग से ई गवर्नेंस के माध्यम से संपर्क होता है। अब इसमें होता है क्या, जैसे हम समझते हैं जैसे एक केंद्रीय सरकार है और ये अलग अलग राज्य सरकार है। अब ये किसी पोर्टल के थ्रू कनेक्ट है सभी आपस में। अब किसी भी जैसे केंद्र सरकार की कोई योजना है तो उसको कैसे मॉनिटरिंग करना है केंद्र सरकार के द्वारा और कैसे सभी राज्यों में उसको सुचारू रूप से क्रियान्वयन करवाना है। तो गवर्नमेंट ये आपस में एक दूसरे से डेटा इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज करती रहती है। उनकी जो भी समस्या है उसकी वो सुना भी जाता है और उसको हाथों हाथ उसको कंप्लीट भी किया जाता है। तो उसके लिए जो पोर्टल है वो G2G के टाइप में आता है। और उस तरह का एक पोर्टल है जो 2015 में लॉन्च किया गया था मोदी सरकार के द्वारा, वो था प्रगति पोर्टल। ये 2015 में स्टार्ट किया गया था। और हम यहाँ पे प्रगति का फुल फॉर्म देखते हैं
प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन। इसमें होता क्या है, सरकारी जो केंद्र सरकार की जो भी योजना है वो ज़मीनी स्तर पर हो भी रही कि नहीं क्रियान्वयन, उसमें केंद्रीय स्तर से डायरेक्ट पर्टिकुलर किसी राज्य के जिले तक वो चीज़ें क्रियान्वयन हो रही कि नहीं, ये डायरेक्ट केंद्रीय स्तर तक इसकी मॉनिटरिंग की जा सकती है इस प्रगति पोर्टल के द्वारा। तो यह G2G का टाइप है। अब हम बात करते हैं G2C, गवर्नमेंट टू सिटीजन, अर्थात सरकार से नागरिक तक। इसमें होता क्या है, सरकार एवं नागरिकों के बीच जो पारस्परिक व्यवहार इस श्रेणी में आते हैं। इसमें करती क्या, जो सरकार है अपनी जितनी भी सरकारी सेवाएं हैं, जैसे पासपोर्ट बनाना, मतदाता परिचय पत्र, कोई एग्ज़ाम निकाल रहे उसके फॉर्म डालना, या किसी भी तरह की जो सरकारी सेवाएं वो नागरिकों तक कैसे सीधे पहुंचा रहा है, तो ये G2C के अंदर आता है। इसमें हम देखेंगे उमंग ऐप, MP ऑनलाइन और माई गवर्नमेंट, इन सभी को हमने आगे और अच्छे से देखा है, परंतु एक शॉर्ट में हम देख सकते हैं। जैसे ये उमंग ऐप है, इसको 2017 में लॉन्च किया गया था। यह एक एकीकृत प्लेटफॉर्म है, अर्थात इसमें होता क्या है, इसमें गवर्नमेंट की जितने भी अलग अलग विभाग हैं उन सभी की जो अलग अलग ऐप हैं, जैसे हम बात करते हैं जैसे MC21, ये मिनिस्ट्री ऑफ कंपनी अफेयर एंड गवर्नमेंट, मतलब ये कॉरपोरेट मंत्रालय से संबंधित है। तो ये जो ऐप है ये डायरेक्ट उमंग ऐप में भी दिखेगी। इसके अलावा जो ये कुछ भी जो भी अलग अलग सरकारी विभाग है उनकी ऐप, उसको इसी के अंदर मर्ज करके रखा गया है। अगर किसी व्यक्ति को किसी भी विभाग से डायरेक्ट कनेक्ट होना तो पहले उमंग ऐप को खोलेगा और अपनी जो उसको सेवा लेना वो डायरेक्ट इसमें सर्च करके सीधे उससे कनेक्ट किया जा सकता है। उसके अलावा MP ऑनलाइन ये मध्य प्रदेश की सरकारी पोर्टल है। इसमें मध्य प्रदेश की जितनी भी सरकारी सेवाएं उपलब्ध किया जा रहा है इसके थ्रू, इसको हम आगे और अच्छे से देखेंगे। अब हम बात करते हैं G2B, अर्थात सरकार से व्यापार, इन दोनों के मध्य जो सेवाएं का आदान प्रदान किया जा रहा है वो इस श्रेणी के अंतर्गत आता है, G2B। अब इसमें हम बात करते हैं जैसे ऑनलाइन ट्रेडिंग तथा सीमा एवं उत्पाद शुल्क संबंधी जो भी प्रकरण है, मतलब व्यापारी और जो कॉरपोरेट मंत्रालय, इन दोनों के मध्य जितनी भी सेवाएं और इनका आदान प्रदान वो इस G2B के अंतर्गत आता है। अब इसमें हम कुछ प्रमुख पोर्टल देखते हैं। जैसे हम सबसे पहले बात करते हैं MCA21 पोर्टल। ये क्या है, यह मिनिस्ट्री ऑफ कंपनी अफेयर, इसका एक गवर्नमेंट का पोर्टल है, मतलब कॉरपोरेट मंत्रालय के यहाँ अधीन ही आता है। इसमें जितने भी व्यापारी है, जो कंपनी या फैक्ट्री के मालिक हैं, वो अपने जितने भी ऑनलाइन गतिविधियाँ हैं, सीमा, उत्पाद शुल्क और टैक्स, कर से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें, उससे संबंधित समस्या और जो भी यहाँ पे कर सकते हैं अच्छे से। और इसी का तरह का एक और प्लेटफॉर्म है E-Biz, ये भी 2013 में लॉन्च किया गया था सरकार के द्वारा, तो ये भी एक महत्वपूर्ण है E-Biz। अब हम बात करते हैं भारत में ई-गवर्नेंस। भारत में ई-गवर्नेंस, अब इसकी शुरुआत की बात की जाए तो सर्वप्रथम 1970 में, इसमें जब इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग, इसकी स्थापना के साथ ही भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स, इसकी पहल, मतलब इस ई-गवर्नेंस की दिशा में एक बड़ी पहल का कदम स्थापित हो चुका था। अब इसके बाद हम बात करते हैं जैसे 1970 में तो इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग की स्थापना हो चुकी थी। उसके बाद 1976 में NIC, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर या राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, इसकी स्थापना की गई। और ये जो NIC है, ये जितनी भी सूचना प्रौद्योगिकी अर्थात संचार से संबंधित जितनी भी गवर्नमेंट की जो सेवाएं हैं वो इसी के थ्रू ही क्रियान्वित की जाती है। ये जो मेन प्लेटफॉर्म है इसी के साथ ही सब चीज़ें की जाती। और जो NIC उसने क्या करा था, 1977 में देश के सभी जिलों कार्यालयों को कंप्यूटरीकृत करने के लिए एक जिला सूचना प्रणाली कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। इसमें केंद्र सीधे जितने भी जिले हैं उनसे कनेक्टिविटी करने के लिए एक जिला सूचना प्रणाली का क्रियान्वयन किया गया था। और 1987 में इसने NIC नेट, राष्ट्रीय उपग्रह आधारित कंप्यूटर नेटवर्क, इसकी शुरुआत की गई थी, जो एक क्रांतिकारी कदम था ई-गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए। इसके अलावा हम कुछ और फैक्ट देखते हैं। 1999 में 1999 में संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी, इस विभाग की स्थापना की गई थी। कब? 1999 में, संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी। परंतु वर्ष 2016 में जो संचार विभाग है इसको पृथक कर दिया गया और अब वर्तमान में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, जिससे हम मैती भी बोलते हैं,
ये सूचना से संबंधित जो ई गवर्नेंस से संबंधित जितनी भी क्रियान्वयन है वो मैटी मतलब मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इसके अधीन आता है। तो 1970 में इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग की स्थापना की गई थी। फिर 1999 में संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग इस रूप में इसको परिवर्तित कर दिया गया था। परंतु 2016 में क्या किया गया, जो संचार विभाग है इसको पृथक रूप से गठन किया गया और जो सूचना प्रौद्योगिकी विभाग था उसको वर्तमान में अब हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, और इसको हम शॉर्ट में इंग्लिश में बोलते हैं मेटी, अर्थात मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो ये सभी विभाग IMP है, ये सीधे सीधे पूछे जा सकते हैं। हमने 2019 की प्री एग्ज़ाम में हमने देखा था, उस टाइम सीधा क्वेश्चन पूछा गया था कि इलेक्ट्रॉनिक्स जो अधिनियम था, जो 2000 का जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम था, तो उसका सन पूछा गया था कि ये अधिनियम कब लागू किया गया था। तो इस टाइप से ये भी पूछ सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग का गठन कब किया गया, उसके अलावा कब संचार विभाग से सूचना प्रौद्योगिकी विभाग को पृथक किया गया। तो इस तरह से आप इनको याद कर लीजिएगा। अब हम बात करते हैं ई गवर्नेंस के चरण। अब ई गवर्नेंस के विकास में कैसे कैसे इम्प्लीमेंटेशन हुआ इन चीज़ों का, अब हम इनकी बात करते हैं। जैसे सबसे पहले प्रथम चरण की बात करते हैं जिसमें कंप्यूटरीकरण। अब आपको अच्छे से पता होगा कि राजीव गांधी सरकार थी, तो अधिकतर सब बोलते हैं कि राजीव गांधी सरकार में ही कंप्यूटरीकरण हुआ था, अर्थात कंप्यूटर का विकास उन्हीं की सरकार के द्वारा एक महत्वपूर्ण प्रयास किया गया था। तो उसी के तरह ई गवर्नेंस में भी कार्य किया गया। मतलब कैसे, जैसे जो व्यक्तिगत कंप्यूटर इनकी उपलब्धता तो पहले थी, परंतु बाद में जो सरकारी कार्यालय इसमें भी कंप्यूटरों का स्थापना की गई। धीरे धीरे कंप्यूटरों को वहाँ पे क्रियान्वयन किया गया। साथ में जो डेटा है उनके डेटा प्रोसेसिंग इसमें तेजी है, अर्थात जितने भी सरकारी कार्य हैं उनकी डेटा को स्टोर करना, उनको ऑनलाइन के माध्यम से प्रोसेसिंग करना, ये धीरे धीरे कंप्यूटरीकरण का प्रथम चरण था। अब द्वितीय चरण, इसमें क्या हुआ, नेटवर्किंग। इसमें अब हुआ क्या, जितने भी जो सरकारी संस्थान हैं इन सभी को आपस में एक हब के माध्यम से जोड़ा गया। जो भी सूचना उनका आदान प्रदान और डेटा का प्रवाह ये सुचारू रूप से क्रियान्वयन हुआ। किसके माध्यम से, नेटवर्किंग के माध्यम से। उसके बाद फिर क्या हुआ, ऑनलाइन उपस्थिति। पहले तो कंप्यूटर रखा गया किसी गवर्नमेंट ऑफिस में, उसके बाद किया गया सभी विभागों को आपस में इन कंप्यूटर के माध्यम से जोड़ा गया। फिर अगले चरण में किया गया अब इनकी ऑनलाइन उपस्थिति, मतलब जो भी चीज़ें ऑनलाइन प्रत्यक्ष रूप से ऑन टाइम मतलब रियल टाइम पे ये गतिविधियाँ वो क्रियान्वयन किया गया। और यह कैसे हुआ, ये इंटरनेट कनेक्टिविटी बढ़ाने के साथ ही और वेब जो है नेट पर उपस्थिति के साथ ही इन चीज़ों की क्रियान्वयन हुआ। और उसके बाद क्या, जैसे वेब पृष्ठों में संगठनात्मक संरचना, संपर्क विवरण, रिपोर्ट और प्रकाशन, इनसे संबंधित जो भी गतिविधियाँ हैं वो प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध कराए जाने लगे। अगर किसी भी विभाग से संबंधित हमें जानकारी लेनी है तो वेब पृष्ठ पे इजीली अवेलेबल होगी, अर्थात हम उसकी साइट पे हम डायरेक्ट जाके इन चीज़ों से संबंधित हम चीज़ें देख सकते हैं। जैसे MPPSC हमारा जो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग है, तो ये कुछ भी नोटिफिकेशन डालता है तो हम जो सबसे पहले ट्रस्ट करते हैं, हम क्या करते हैं, हम इसकी वेबसाइट खोलते हैं और उसमें हम नोटिफिकेशन देखते हैं कि वहाँ पे नोटिफिकेशन डला कि नहीं। अगर वहाँ पे डला है तो भी हमें कन्फर्म मतलब उस पर हम भरोसा कर सकते हैं। क्योंकि आजकल अभी हाल ही में मध्य प्रदेश ये लोक सेवा की कुछ तिथि बढ़ाए जाने से संबंधित कुछ फेक न्यूज़ भी मार्केट में उपलब्ध कराई जा चुकी, तो इससे संबंधित भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। तो ई गवर्नेंस में इन्हीं प्लेटफॉर्म के माध्यम से जो वास्तविक जो इन्फॉर्मेशन है उनको वेब पृष्ठों पे अवेलेबल कराया जा रहा है। तो ये एक ई गवर्नेंस का एक टाइप है, इस टाइप की गतिविधियाँ। उसके बाद हम देखते हैं ऑनलाइन अंतरक्रियाशीलता, ये चौथा चरण है। अब इसमें होता है क्या है, इसमें ऑनलाइन उपस्थित तो है ही, साथ में जो स्वाभाविक महत्व के जो सरकारी संस्थान है, नागरिक समाज और इनके बीच में संचार चैनलों को खोला जाना, अर्थात इन गतिविधियों को डायरेक्ट परस्पर फिजिकली ना जाके आप इन्हीं ऑनलाइन उपस्थिति के माध्यम से हम उस कार्य को इजीली कर सकते हैं। जिसे हम बात कर चुके पहले भी कि आपको पासपोर्ट बनवाना, मतदाता परिचय बनवाना, तो आप डायरेक्ट इस पर भी अप्लाई कर ये चीज़ों को करवा सकते हैं। अब हम ई गवर्नेंस से संबंधित जो भी भारत के प्रमुख कार्यक्रम है, पोर्टल है, ये सरकारी ऐप है, इन सभी को हम अच्छे से देखेंगे। अब हम सबसे पहले बात करते हैं डिजिटल इंडिया की।
ये भारत सरकार का एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है और इसे अम्ब्रेला प्रोग्राम भी बोल सकते हैं। अर्थात इसी एक कार्यक्रम के अंतर्गत बहुत सारी योजनाएं को संचालित किया जाता है। हम इसमें सबसे पहले इसकी शुरुआत की बात की जाए तो 1 जुलाई 2015 से इसकी स्थापना की गई थी और जो इसका प्रमुख उद्देश्य था वो क्या था, देश को डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान अर्थव्यवस्था में बदलना और यह सुनिश्चित करेगा कि सरकारी सेवाओं इलेक्ट्रॉनिक रूप से नागरिक तक उपलब्ध हो। अब इसके कुछ प्रमुख 9 स्तंभ हैं जिन्हें हम ऐसे देख लेते हैं एक बार रीड करके। इसमें जो ब्रॉडबैंड हाईवे उसकी स्थापना की जा रही है, मोबाइल कनेक्टिविटी के लिए सार्वभौमिक पहुंच, पब्लिक इंटरनेट एक्सेस के कार्यक्रम, साथ में ई गवर्नेंस प्रौद्योगिकी के माध्यम से सरकार में सुधार जो हम देख ही रहे टॉपिक में। उसके अलावा ई क्रांति सेवाओं की इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी, सभी के लिए सूचना, इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण, नौकरी के लिए आईटी और अर्ली हार्वेस्ट कार्यक्रम, ये सभी इसी अम्ब्रेला प्रोग्राम के अंतर्गत क्रियान्वित किए जा रहे हैं। अब हम कुछ प्रमुख ऐप और पोर्टल की बात करते हैं। सबसे पहले मैं ना कोविड-19 की जो कार्यकाल में भी जो प्रमुख ऐप और ये लॉन्च किए हम इनकी बात करते हैं। सबसे पहले ये कोविन ऐप। अब इसकी बात की जाए तो इसका जो कार्य है वो क्या है, प्राथमिकता के आधार पर कोरोना के टीके की उपलब्धता एवं प्रबंधन सुनिश्चित करना। अभी हमें पता है 1 मई 2021 से जो 18 प्लस के व्यक्ति हैं, जो भी कोई है, उन्हें वैक्सीनेशन के लिए इस कोविन ऐप पे जाकर अपने आप को रजिस्ट्रेशन करवाना रहता था और उसमें जो शेड्यूल है वो डिसाइड करना पड़ता था कि कब अपॉइंटमेंट अवेलेबल है वैक्सीन के लिए है या नहीं। परंतु अभी कुछ दिनों से ये सभी के लिए इजीली अवेलेबल कर दिया, मतलब डायरेक्ट विदाउट रजिस्ट्रेशन के भी जा सकते हैं। परंतु जो सर्टिफिकेट है वो हमें कोविन के थ्रू ही उपलब्ध होगा। अब इसकी बात की जाए तो ये 14 भाषाओं में SMS का प्रचलन करता है। उसके बाद इसमें पंजीकरण हेतु हमने देखा होगा आधार कार्ड की अनिवार्यता है। अब हम बात करते हैं आरोग्य सेतु ऐप की। ये जो लॉकडाउन फर्स्ट है उस टाइम इसकी शुरुआत की गई थी कब, 2 अप्रैल 2020 में। अब इसके हम कुछ प्रमुख कार्य की बात करते हैं। इसमें क्या है, कोरोना महामारी के नियंत्रण और उसके निर्देशन हेतु इस ऐप का विकास किया गया था और इसका जो क्रियान्वयन है वो NIC नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय जो IT मिनिस्ट्री इसके अधीन इसका क्रियान्वयन किया जाता है। तो इसमें 11 भाषाओं में जानकारी उपलब्ध होती है। आरोग्य सेतु ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, तो इस बार इसकी पूछे जाने की संभावना बहुत अधिक है। इसकी शुरुआत 2 अप्रैल 2020 से। अब हम बात करते हैं एक अन्य पोर्टल की, वो है iGOT पोर्टल। इसकी फुल फॉर्म की बात की जाए तो इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग, और इसका जो मुख्य कार्य है वो क्या है, जो इसमें ये ट्रेनिंग प्रोवाइड कराता हो किसको, जो फ्रंट लाइन्स वर्कर हैं कोविड-19 में, जो फ्रंट लाइन वर्कर जैसे कौन, डॉक्टर है, नर्स है, पैरामेडिक्स है। इसके साथ साथ इसमें पुलिस सेवा, नागरिक, ऐसे जो भी नागरिक हैं जो कोरोना में जो फ्रंट लाइन कार्य कर रहे हैं उनको ट्रेनिंग देने के लिए अगर कुछ भी चीज़ों में अगर कुछ परिवर्तन आता है तो यहाँ पे उसकी इन्फॉर्मेशन उपलब्ध कराई जाती है, उन्हें ट्रेनिंग प्रोवाइड कराई जाती है उससे संबंधित। और ये जो कार्य ये दीक्षा पोर्टल के अधीन हो रहा है और इसका जो मिनिस्ट्री वो किसके अंडर है, MHRD मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एंड रिसर्च, ये मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन है। अब हम बात करते हैं युक्ति पोर्टल की। ये भी मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन एक पोर्टल है और इसका पहले हम कार्य देखते हैं। तो इसका क्या है, इसके द्वारा कोरोना वायरस के लिए मंत्रालय द्वारा किए गए प्रयासों की निगरानी की जाती है। और इसमें क्या होता है, इस पोर्टल में कोरोना वायरस की वजह से जो सामने आ रही चुनौतियों को हर आयाम को समग्र और व्यापक तरीके से दिखाया जाता है। अब हम सबसे पहले हम बात करते हैं युक्ति। तो इसमें इसका सीधा फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं कि युक्ति का फुल फॉर्म क्या है। तो यहाँ पे युक्ति इसका फुल फॉर्म है यंग इंडिया कॉम्बेटिंग कोविड विथ नॉलेज एंड इनोवेशन, ये इसका फुल फॉर्म है युक्ति का, यंग इंडिया कॉम्बेटिंग कोविड विथ नॉलेज एंड इनोवेशन। अब हम बात करते हैं मनोदर्पण पहल की। तो अभी जितनी भी प्रमुख योजनाएं अब इसमें ना उसका जो मंत्रालय है किसके अधीन क्रियान्वित किया जा रहा, सबसे पहले तो इसी को याद करना। और ये जो पहल है इसका संबंध किस उद्देश्य के लिए, अब जैसे हम बात करते हैं मनोदर्पण पहल की, ये मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन आता है और इसकी शुरुआत कब की गई थी, 21 जुलाई 2020 को।
अब इसका हम कार्य या उसका उद्देश्य देखते हैं। तो इसका जो प्रमुख कार्य क्या है, ये छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य की देखभाल के लिए शुरू की गई एक पहल है। और इसमें क्या होता है, इसमें जो पहल में कोविड-19 के दौरान और उसके बाद जो छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण के लिए मनोसामाजिक सहायता प्रदान करने की वाली गतिविधियों की एक विस्तृत श्रृंखला को कवर करेगी। इसमें जितने भी मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित जितने भी कार्य क्रियान्वयन किए जा रहे हैं उनको एकीकृत करके एक प्लेटफॉर्म पे लाया गया है। और वो पहल कौन सी है, मनोदर्पण पहल के थ्रू। अब इसके अलावा एक और अन्य पोर्टल लॉन्च किया गया है, गरुड़ पोर्टल। ये किसके अधीन आता है, नागरिक उड्डयन मंत्रालय। ये सभी पोर्टल से कुछ अलग हट के, क्योंकि इसमें जो मंत्रालय है वो नागरिक उड्डयन मंत्रालय है, इसमें गरुड़ पोर्टल में। क्योंकि ये कोविड से संबंधित जितने भी, जैसे इसमें क्या होता है, जो ड्रोन के माध्यम से सार्वजनिक स्थानों पर कीटनाशक को स्प्रे किया जाता है, किससे, ड्रोन के थ्रू। तो इसमें कौन, नागरिक उड्डयन मंत्रालय, इसके अधीन ये पोर्टल लॉन्च किया गया है, गरुड़ पोर्टल। अब हम बात करते हैं एक महत्वपूर्ण पोर्टल की, ये ऐप है, उमंग ऐप। इसकी फुल फॉर्म की बात की जाए तो यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। इसकी शुरुआत कब की थी, नवंबर 2017 में। और ये भारत सरकार का एक निःशुल्क मोबाइल ऐप है। इसमें 127 विभाग है जो सरकारी विभाग है। इसमें केंद्र से संबंधित विभाग भी है और राज्य से संबंधित विभाग भी है। इनकी जितनी भी ऐप है, मतलब इनके जितने भी विभाग हैं उनसे संबंधित जितने भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है उनको एकीकृत करके उमंग ऐप में किया गया है, एकीकृत करके उसको इंटीग्रेट किया गया है, किसमें, उमंग ऐप में। और इसमें 841 से अधिक सेवाएं प्राप्त की जा सकती है उमंग ऐप के द्वारा। अगर जैसे आपको कोविन, ये पोर्टल को अगर आप डायरेक्ट ब्राउजर में नहीं भी खोलना चाहते हैं तो आप उमंग ऐप को डाउनलोड कीजिए। उमंग ऐप में आपको कोविन का डायरेक्ट ऑप्शन मिलेगा, आपके इस लिंक को क्लिक करके आप डायरेक्ट कोविन के प्लेटफॉर्म पे एक्सेस कर सकते हैं। और यहाँ पे आप अपने मोबाइल नंबर को डालकर उसमें आप अपना जो कोविड वैक्सीन उसका शेड्यूल भी अगर आप उसमें अवेलेबल है तो उसको शेड्यूल को अपॉइंट कर सकते हैं। साथ में जो सर्टिफिकेट है वो भी इससे डाउनलोड कर सकते हो उमंग ऐप से। तो इस टाइप की जितनी भी गवर्नमेंट की जो सर्विस है इसमें आप इजीली पा सकते हैं उमंग ऐप के द्वारा। अब इसके बाद हम एक और बात करते हैं, राष्ट्रीय कृषि बाजार, ई नाम। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसका फुल फॉर्म की बात की जाए तो ई नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। ये अभी तक कितनी एग्जाम में सीधे सीधे पूछा जा चुका है। और इसकी डेट भी आप महत्वपूर्ण है क्योंकि इसकी स्थापना शुरुआत कब की गई थी, 14 अप्रैल 2016 को। अब इसके उद्देश्य की बात की जाए, इसमें क्या, अधिक पारदर्शिता, प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करते हुए किसानों को कृषि उत्पादों को बेहतर मूल्य दिलाने के लिए एक एकीकृत बाजार का सृजन किया गया। अब इसमें होता है क्या, जो भी किसान है उसके जो उत्पाद है तो उसकी जो मार्केट वैल्यू, अभी होता क्या था, हर जगह अलग अलग कीमतें रहती थी और किसान को ये पता ही नहीं रहता था। जैसा हम एक उदाहरण के लिए समझते हैं, ये हमारा एमपी। अब समझ लो यहाँ पे ग्वालियर के जो किसान है, अगर उसका इंदौर में कुछ अलग मूल्य मिल रहा है किसी उत्पाद का, समझ लो सरसों की बात की जाए, अगर वो फसल सरसों की है, अगर उसका ग्वालियर में कीमत कम है तो वो इनाम इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से वो देख सकता है कि इंदौर उज्जैन की मार्केट में उसके रेट क्या है, तो डायरेक्ट मार्केट में भी उसको सेल कर सकता है और एक अच्छी कीमत मूल्य उसको मिल सकता है। तो ये महत्वपूर्ण है। अब हम बात करते हैं डिजी लॉकर की। डिजी लॉकर, इसकी शुरुआत कब की गई थी, 2015 में। अब इसमें होता क्या है, इसमें सार्वजनिक या निजी दस्तावेज आपके जो डॉक्यूमेंट है आप उसको ऑनलाइन क्लाउड में सुरक्षित रख सकते हैं। अब इसमें बात की जाए तो इसमें होता क्या है, इसमें 10 MB तक की फाइल है। अर्थात आपकी कोई मार्कशीट है, आपका पासपोर्ट है, उसकी जो ऑनलाइन प्रति है आप जो सॉफ्टवेयर प्रति है उसको आप इसमें अपलोड कर सकते हैं। वो फाइल 10 MB से छोटी होनी चाहिए और इसमें जो अधिकतम है वो हम 1 GB तक डेटा स्टोर कर सकते हैं इन दस्तावेजों का। तो ये भी महत्वपूर्ण फैक्ट है कि इसमें 10 MB तक की फाइल है वो हम अपलोड कर सकते हैं और कितनी, 1 GB तक की स्टोरेज के साथ। इसकी शुरुआत की बात की जाए तो कब, 2015 में। अब इसके बाद हम बात करते हैं PM दिशा। ये होता है कि इसका फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान। प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान, इसकी शुरुआत कब की गई थी, 2017 में। और इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है, इसमें डिजिटल साक्षरता अभियान के द्वारा जो प्रत्येक परिवार है उसमें कम से कम एक व्यक्ति उसको डिजिटल तरीके से साक्षर बनाना। और इसका जो लक्ष्य था उसमें 6 करोड़ लोगों को डिजिटल रूप से प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा गया था।
तो इन सभी के आप सीधे सीधे फुल फॉर्म भी पूछे जा सकते हैं, इनकी डेट कब है ये भी आप याद रखिएगा। अब इसके बाद हम बात करते हैं सृजन पोर्टल की। तो ये पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, रक्षा मंत्रालय के द्वारा। तो यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। अब इसमें होता क्या है, इस पोर्टल में उन वस्तुओं को प्रदर्शित किया जाएगा जो भारतीय रक्षा उद्योग के लिए आयात की जाती है, ताकि उन वस्तुओं को आयात को हम कम किया जा सकता है। अर्थात हमें पता है कि हम भारतीय जितने भी रक्षा उत्पाद है हम उनको क्या करते हैं, हम उनको आयात करते हैं। अब गवर्नमेंट क्या करती है, उन सभी उत्पादों को एक प्लेटफॉर्म है, कौन सा? सृजन पोर्टल। इन सभी की लिस्ट यहाँ पे बना के रख दी गई कि हम इन चीज़ों को आयात करते हैं। अब इसमें होता है क्या, जो भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उद्योग मार्केट, वो इन पोर्टल पे जाके इन वस्तुओं से संबंधित प्रोडक्ट की जो क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, मतलब ये चीज़ें इसमें मिनिमम रिक्वायरमेंट होना चाहिए, तो इन चीज़ों की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करेंगे और इन चीज़ों से संबंधित उत्पाद भारत में ही बनेंगे। तो इससे होगा क्या, इससे आयात कम से कम होगा उन चीज़ों का। तो ये भी महत्वपूर्ण पोर्टल है, कौन सा? सृजन पोर्टल। और ये आत्मनिर्भर भारत, जो वर्तमान में आत्मनिर्भर भारत अभियान है, उसके लिए एक महत्वपूर्ण अभियान के रूप में साबित हुआ है। इसके बाद हम बात करते हैं सत्यभामा पोर्टल की। ये किसके अधीन आता है? ये खान मंत्रालय के अधीन आता है। और इसमें होता क्या है, इसमें खनिजों के खनन के क्षेत्र में डिजिटल प्रौद्योगिकी की भूमिका को बढ़ाना और साथ में जो नए अनुसंधान हो इनका विकास करने हेतु वैज्ञानिकों को प्रोत्साहित करना। मतलब इसमें खनिज, उसके खनन से संबंधित जितनी भी गतिविधियाँ उसको डिजिटल प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराना और साथ में नए नए इनोवेशन को प्रोत्साहित करना, इसका उद्देश्य है। और ये किसके अधीन आता है? खान मंत्रालय के अधीन आता है। अब हम एक और पोर्टल उसकी बात करते हैं, चैंपियन पोर्टल की। चैंपियंस पोर्टल ये किसके अधीन आता है? सूक्ष्म मध्यम एवं लघु उद्योग मंत्रालय के अधीन आता है। और इसका जो शुरुआत की गई थी, कब की गई थी? 1 जून 2020 में। अब इसकी बात करते हैं इसका जो प्रमुख कार्य उद्देश्य है, तो इसमें क्या, उत्पादन क्षमता में वृद्धि करना और राष्ट्रीय शक्ति को बढ़ावा देना, अर्थात आत्मनिर्भर भारत के लिए यह भी एक महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। अब हम बात करते हैं सुरक्षा पोर्टल की। ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया? ये केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर के द्वारा लॉन्च किया गया। इसका उद्देश्य क्या है? मानव हाथी टकराव पर एक राष्ट्रीय पोर्टल सुरक्षा। इसमें होता क्या है, जैसे पश्चिम बंगाल है और जो केरल के कुछ राज्य है, उसमें जंगल में ये हाथी की उपलब्धता बहुत अधिक है। तो ये होता है कि ये जो हाथी यहाँ से निकल के सिटी या गाँव में इजीली एक्सेस कर रहे हैं। तो इन चीज़ों को, टकराव को कैसे कम किया जा सके, तो इसके द्वारा ये सुरक्षा पोर्टल लॉन्च किया है। और इससे संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट हमने यहाँ पे डाला है कि जो विश्व हाथी दिवस है वो कब मनाया जाता है? 12 अगस्त को मनाया जाता है। अब हम बात करते हैं स्टैंडर्ड इन इंडिया पोर्टल की। स्टैंडर्ड इन इंडिया ये किसके अधीन है? ये केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय के अधीन है। और इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है? विदेशी पर्यटकों के लिए एक सहायक नेटवर्क के रूप में काम करना। इसमें कोरोना काल में जितने भी विदेशी पर्यटक हैं, जो या तो भारत में या जो विदेश में फंसे हुए हैं, उनके लिए अन्य देशों के रूप में एक साझा प्लेटफॉर्म विकसित किया गया है। तो ये आपसी सहयोग के साथ ही इनको कैसे इनकी वापसी की जा सके, उसके सहायता, मतलब उससे संबंधित जो सहायता पहुंचाने के उद्देश्य से इसका पोर्टल का स्टार्टिंग की गई। तो ये बहुत अहम। इसमें सीधे सीधे 2 इफेक्ट पूछ सकते हैं। एक ये प्लेटफॉर्म स्टैंडर्ड इन इंडिया पोर्टल, ये किसके अधीन आता है? तो ये केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय के अधीन आता है और इसका उद्देश्य जो हम बता चुके हैं। अब इसके अलावा हम एक अन्य पोर्टल की बात करते हैं, उसका नाम है ई धरती जियो पोर्टल। तो ये किसके अधीन आता है? आवास तथा शहरी मंत्रालय के अधीन आता है ई धरती जियो पोर्टल। इसकी स्थापना की बात की जाए तो कब किया गया था? 21 अक्टूबर 2020 में स्थापित किया गया था। और इसके बाद इसका जो कार्य वो क्या है? इसके माध्यम से भूमि और विकास कार्यालय, लैंड और डेवलपमेंट संबंधित जितने भी कार्य हैं उससे संबंधित सेवाएं उपलब्ध कराना है। इसमें किसी भी अगर भूमि है उससे संबंधित आपको इन्फॉर्मेशन लेना या उससे संबंधित कुछ भी डॉक्यूमेंट को आपको रिकॉर्ड अगर आपको चाहिए तो यहाँ पे इजीली अवेलेबल हो सकता है। और उससे संबंधित जो प्रमाण पत्र, जैसे आपको कुछ भवन निर्माण करना तो उससे संबंधित जो भी आपको सर्टिफिकेट मिलना है यहाँ से मिल सकता है इजीली। इसके बाद हम एक बात करते हैं आत्मनिर्भर भारत ऐप इनोवेशन चैलेंज। इसकी शुरुआत कब की गई थी? 4 जुलाई 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। अब इससे संबंधित हम देखते हैं कि इसका कार्य आखिर क्यों किया गया। तो इसका जो मुख्य उद्देश्य था तो ये उन तकनीकों और स्टार्टअप का पता लगाना जो विश्व स्तरीय ऐप बनाने की क्षमता रखते हैं। अब हम इसको समझते हैं कि इसकी पृष्ठभूमि आखिर इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। आपको पता होगा भारत और चाइना
इसके बीच में जो सांगपो लेक से संबंधित विवाद उत्पन्न हुआ था, तो भारत ने क्या करा था 26 जून 2020 को डिजिटल स्ट्राइक की थी। किस पे? चाइना पे। मतलब क्या किया था उसने, चाइनीज़ कुछ ऐप है उसको बैन कर दिया था भारत में। और वो क्यों करा था? सुरक्षा, मतलब भारत की जो आंतरिक संप्रभुता, जो सुरक्षा, उसका उल्लंघन को मानते हुए हमने चाइनीज़ ऐप को बैन किया गया था। और उसके बाद भी हमने कम से कम टोटल 267 ऐप है जिनको अभी तक बैन कर चुके हैं 4 अलग अलग चरण में। ये हमने इसके पहले वाले लेक्चर में अच्छे से देख चुके हैं। तो इसके बाद क्या करा था गवर्नमेंट, भारतीय सरकार ने, कि जो चाइनीज़ ऐप है तो उनके प्लेसमेंट, मतलब उनसे संबंधित सिमिलर ऐप, मतलब भारत में भी उसी क्षमता की जो ऐप है तो उसके विकास के लिए भारत सरकार ने ये इनोवेशन है, मतलब ऐप इनोवेशन चैलेंज ऐप लागू की थी। तो इसमें अलग अलग, मतलब जो प्रतिभागी उनको एक चैलेंज दिया गया था कि आप उस लेवल की ऐप डेवलप करें और उसको भारत सरकार प्रमोट करेगी। इसके बाद हम एक अन्य ऐप देखते हैं, हरित पथ मोबाइल ऐप। इसका जो क्रियान्वयन वो कौन करता है? केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय के द्वारा। अब हम बात करते हैं हरित पथ की। तो इसका जो मुख्य कार्य वो क्या है? सड़क निर्माण में उसमें हरित तकनीकों के उपयोग को बढ़ावा देना। अब वो कैसे? जैसे जो सड़क बनाने में, जो निर्माण में जो मटेरियल प्रयोग किया जाता है, तो हमने बहुत बार सुना होगा कि जो वेस्टेज प्लास्टिक है, जो पॉलीथीन है, उसका उपयोग करके सड़क बनाई जा रही है आजकल। तो उससे क्या होगा? हम प्लास्टिक को रिसाइकल भी कर रहे हैं और साथ में जो रोड है उसकी ड्यूरेबिलिटी भी बढ़ा रहे हैं। मतलब जो प्लास्टिक से बनाई जा रही है सड़क है, ये अधिक किफ़ायती भी है और अधिक समय तक ये टिकी भी रहती है। ये इजीली पानी और इन चीज़ों में ख़राब नहीं होती। तो इस तरह से हम इन चीज़ों को प्रयोग करके हम इसकी लागत भी घटा रहे हैं। मतलब हम 25% तक तो इसमें लागत में कमी भी आ रही है, क्योंकि हम रिसाइकल वस्तु को यूज़ कर रहे हैं और साथ में इको फ्रेंडली बना भी रहे हैं। तो ये महत्वपूर्ण है कि हरित पथ मोबाइल ऐप, इससे संबंध क्या है और इसका उद्देश्य क्या है। अब हम बात करते हैं ई ब्लड सर्विस है। ये किसके द्वारा लागू किया गया है? यह स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा लागू किया गया है। अब इसके उद्देश्य की बात की जाए तो ये नागरिकों के लिए सुरक्षित रक्त उपलब्ध कराएगा और इस ऐप के जरिए शहर में ब्लड बैंक में रक्त की उपलब्धता, इसकी जानकारी इजीली रूप से मिल सकती है। मतलब किसी भी सिटी में रक्त की उपलब्धता क्या है वो हम इसके जरिए जान सकते हैं। किसके? ई ब्लड सर्विस ऐप के। और ये जो पहल है वो इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की पहल के तर्ज पे भारत सरकार ने लॉन्च की गई। अब हम बात करते हैं किसान रथ मोबाइल ऐप। एक मिनट। अब हम बात करते हैं किसान रथ मोबाइल ऐप। ये कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अधीन आने वाली मोबाइल ऐप है और इसमें होता है क्या? किसान और व्यापारी फसलों की खरीद बिक्री आसानी से कर सकेंगे। मतलब इसमें एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया जा रहा है जहाँ पे किसान और व्यापारी आपस में किसी भी उत्पाद को खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। इन दोनों के बीच में एक साझा प्लेटफॉर्म, और ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया? कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा। अब हम एक अन्य ऐप की बात करते हैं, हम सबर मोबाइल ऐप। ये किसके द्वारा लॉन्च की गई? श्रम मंत्रालय के द्वारा। अब इसमें होता क्या है? वैसे ये योजना अभी दिल्ली में लागू की गई है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में। इसमें अस्पतालों, होटलों आदि के दरवाजे पर ईंधन, डीजल की सुविधा, मतलब डायरेक्ट डिलीवरी वहाँ पे उपलब्ध कराई जा रही है। क्योंकि ये ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे, अब जैसे हम बात करते हैं अस्पताल की, तो यहाँ पे एम्बुलेंस, अब ये बहुत ज़रूरी है मरीजों के लिए आपात स्थिति में, तो डायरेक्ट इनको सुचारू रूप से क्रियान्वयन हो सके। तो आपको पता हो दिल्ली में वैसे ही ट्रैफिक और इनकी बहुत समस्या है, और इन अगर ऐसी समस्या आती है और ये मतलब जो एम्बुलेंस है इनको अगर डीजल की उपलब्धता ना मिल सके टाइम पे, तो बहुत कुछ घटना हो सकती है। तो इन सभी को ध्यान में रखते हुए ये ऐसी एक व्यवस्था लागू की गई, जिसमें होता है क्या, डायरेक्ट मोबाइल ऐप के थ्रू कोई भी अस्पताल या वहाँ के जो कर्मचारी डायरेक्ट किसकी डीजल ईंधन की डिलीवरी करवा सकते हैं, होम डिलीवरी। अब हम बात करते हैं मनी ऐप की। ये एक महत्वपूर्ण ऐप है और ये किसके द्वारा लॉन्च की गई? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, RBI के द्वारा। हमारे प्री में RBI से संबंधित एक टॉपिक सीधे दिया गया है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि मनी ऐप्स किससे संबंधित है। ये RBI के द्वारा लॉन्च की गई है। अब मनी, इसका फुल फॉर्म की बात की जाए तो इसका फुल फॉर्म है मोबाइल एडेड नोड आइडेंटिफायर।
मोबाइल एडेड नोड आइडेंटिफायर। इसमें क्या होता है, जो दृष्टिबंधित जो ब्लाइंड व्यक्ति है, अगर उनको अभी भारत सरकार ने क्या नए नोट लॉन्च किए गए थे कब 2016-17 में। अभी नए लॉन्च मतलब नए नोट जैसे 2000 का, 500, 20, 50, 100 इन सभी के नए नोट मार्केट में अवेलेबल हो चुके हैं। अब दृष्टिबंधित व्यक्ति उसको कैसे पहचान कर सकता है इन नोटों की, तो इसी के लिए मनी ऐप को लॉन्च किया गया। अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश सरकार के प्रमुख कार्यक्रम और पोर्टल की। इसमें हम सभी महत्वपूर्ण जो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा ई शासन के क्षेत्र में जो महत्वपूर्ण पोर्टल हैं उनको हमने कवर करा। अब सबसे पहले हम बात करते हैं एमपी ऑनलाइन पोर्टल की। इसकी शुरुआत की बात की जाए तो ये कब की गई थी, जुलाई 2006 में। ये भी एक इंटीग्रेटेड अर्थात एक एकीकृत प्लेटफॉर्म है। इसमें मध्य प्रदेश की जितनी भी सरकारी सेवाएं हैं उनको सीधे आम नागरिकों तक पहुंचाया जा सकता है। इसमें स्टूडेंट हो, व्यापारी हो या कोई भी आम व्यक्ति हो, उनसे मतलब सरकारी सेवा से संबंधित जितनी भी सेवाएं हैं उसमें सीधा व्यक्ति यहाँ पे पहुँच सकता है। और इस प्लेटफॉर्म की अगर शुरुआत की बात की जाए तो किसके द्वारा बनाया गया है, वो मध्य प्रदेश सरकार और TCS टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज इन दोनों के संयुक्त उपक्रम है। स्थापना कब, जुलाई 2006 में। अब हम बात करते ई उपार्जन परियोजना की। इसकी शुरुआत किसके द्वारा की गई थी, खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण विभाग के द्वारा इसकी स्थापना की गई। और इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है, न्यूनतम समर्थन मूल्य। इसमें इस पे सरकार जो भी मूल्य उत्पाद जो किसानों के द्वारा उत्पाद बोए जाते हैं और उसको जो खरीदती है तो इसी परियोजना के तहत खरीदा जाता है। जैसे भी वर्तमान में आपको पता होगा गेहूँ, चना, अभी वर्तमान में इनका उपार्जन अर्थात सरकार इनकी खरीदी कर रही है। तो इसी के एवज में एक MSP जो सरकार ने डिसाइड की है, जैसे गेहूँ इसकी 1975 रुपये MSP है अर्थात न्यूनतम समर्थन मूल्य, अर्थात इस मिनिमम इतने मूल्य पर सरकार इस गेहूँ को तो खरीदेगी। साथ में चना है, इसका भी मूल्य भी 5100 के लगभग चल रहा है। तो बहुत बार सीधे सीधे पूछ सकती है कि गेहूँ का MSP क्या है, चना का MSP क्या है और ये परियोजना किसके तहत लागू मतलब क्रियान्वयन की जा रही है, तो वो ई उपार्जन परियोजना के तहत लागू की जा रही है। और इसके विभाग की बात की जाए तो कौन सा है, खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण विभाग। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। अब हम बात करते हैं समग्र पोर्टल की। अब समग्र पोर्टल क्या है, ये मध्य प्रदेश शासन के द्वारा जो भी निःशक्तजन है या जो वास्तव में सरकारी सेवाएं जो इनके हितों में लागू की जा रही है उनको लाभ लेने के लिए इसका क्रियान्वयन किया जा रहा है सरकार के द्वारा। अब कैसे, इसमें कोई भी परिवार है उसको एक समग्र ID दी जा रही है। नॉर्मली हम देखा जाए तो 8 डिजिट की एक ID है जो प्रत्येक परिवार को दी जा रही है। उसमें उस परिवार से संबंधित जो सभी व्यक्ति है उनकी इन्फॉर्मेशन उसमें रहती है। उनकी जो स्थिति है मतलब यथास्थिति, वो कमजोर वर्ग में आते हैं, निःशक्त में आते हैं, कन्या, विधवा, विवाह, उन सभी से संबंधित हर डाटा इसमें जोड़ा जाता है। तो सरकार के द्वारा कोई भी अगर योजनाएं लेके आ रहे हैं तो जब भी इसमें अप्लाई जो व्यक्ति है जिसको अगर इसके लिए उस मतलब उस योजना का अगर लाभ लेना है तो वो अपने जो समग्र ID है उससे संबंधित जो ID वो उसमें डालेगा। तो गवर्नमेंट डायरेक्ट वहाँ पे उसको मॉनिटरिंग कर सकती है कि हाँ ये वास्तव में लाभ लेने वाला व्यक्ति है या नहीं। तो इस तरह से इस पोर्टल का क्रियान्वयन किया जा रहा है। अब इसके बाद हम बात करते हैं हेड स्टार्ट प्लॉट योजना की। इसकी शुरुआत कब की गई थी, 2000 में। और इसका जो मुख्य उद्देश्य था कि राज्य शिक्षा केंद्र ने क्या करा था, जो कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक के बच्चों को कंप्यूटर शिक्षा देने के उद्देश्य से इसकी शुरुआत की गई थी, इसकी हेड स्टार्ट की। तो एग्जाम में सीधा पूछ सकते हैं कि ये योजना किससे संबंधित है, तो ये कंप्यूटर शिक्षा से संबंधित प्लेटफॉर्म है। और इसकी शुरुआत कब की गई थी, 2000 में। अब हम बात करते हैं भू नक्शा लैंड रिकॉर्ड। ये आयुक्त भू अभिलेख मध्य प्रदेश के अधीन एक पोर्टल है। इसमें आप डायरेक्ट आप अपने खेत, ज़मीन या भूमि इसकी ओनरशिप की डिटेल्स हम देख सकते हैं कि सरकारी दस्तावेज में इसकी क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है। और साथ में हम यहाँ पे अपना नक्शा भी देख सकते हैं। समझ लो हमारा जो भूमि है तो उसका क्षेत्र कितना है, एक्चुअल में उसमें कितनी सीमा मतलब उसमें कितनी सीमा में फैला हुआ है, जो इसकी एक्चुअल सरकारी रिकॉर्ड में है। हम वो सभी वास्तविक जानकारी हम प्राप्त कर सकते हैं किसके द्वारा, भू नक्शा लैंड रिकॉर्ड के द्वारा।
अब हम बात करते हैं जियो फॉरेस्ट, एमपी फॉरेस्ट। इसकी शुरुआत मध्य प्रदेश वन विभाग के द्वारा की गई थी और इसके उद्देश्य की बात की जाए तो ये वन भूमि के स्थानिक डेटाबेस का निर्माण इसमें किया गया। मतलब वन से संबंधित जितना भी डेटाबेस है इसमें उपलब्ध किया गया। साथ में इलेक्ट्रॉनिक ऑक्शन, मतलब अगर वन क्षेत्र में किसी क्षेत्र में अगर जैसे वन की कटाई की गई है या वन की कुछ उत्पाद है तो उसकी ऑनलाइन ऑक्शन के द्वारा नीलामी की जाती है। किसके? एमपी फॉरेस्ट है, जियो फॉरेस्ट है प्लेटफॉर्म के द्वारा। ये अनुसंधान, विस्तार और लोक वानिकी इनसे संबंधित भी कार्य इसके द्वारा किए जा रहे हैं। अब अभी तो हमने सभी चीज़ें महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म इनको कवर किया है। अब हम कुछ प्रमुख जो कुछ महत्वपूर्ण ई प्लेटफॉर्म है अब हम उनको कवर करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पेंसिल पोर्टल की। तो पेंसिल पोर्टल ये किससे संबंधित है? बाल श्रम से, बाल श्रम है उस पर नियंत्रण हेतु इस पोर्टल को लागू किया गया। कौन सा? पेंसिल पोर्टल। अब इसके बाद हम बात करते हैं ई सहज पोर्टल की। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? ये जो प्राइवेट कंपनियों को सुरक्षा की मंजूरी देने हेतु ई सहज पोर्टल को लागू किया है। किसके? प्राइवेट कंपनियों को सुरक्षा की मंजूरी देने हेतु ई सहज पोर्टल का। उसके बाद बात करते हैं हम दीक्षा पोर्टल की। इसको क्यों लागू किया गया? तो इसका जो मुख्य उद्देश्य था, जो शिक्षकों की जीवन शैली को डिजिटल बनाने हेतु, अर्थात जो पुराने शिक्षक हैं ये जो वर्तमान में अगर वो डिजिटल रूप से सक्षम नहीं है, उनको डिजिटल तो उनको क्या, उनको पूर्णतः डिजिटल प्रौद्योगिकी को सीखने के लिए इस पोर्टल को लागू किया, दीक्षा पोर्टल में। अब हम बात करते हैं माई गवर्नमेंट पोर्टल, माई GOV पोर्टल। तो इसका जो मुख्य उद्देश्य क्या है? जो सरकारी सेवाओं से संबंधित जानकारी है। किससे? सरकारी सेवाओं से संबंधित वो इस प्लेटफॉर्म के द्वारा उपलब्ध कराई जाती है, माई गवर्नमेंट के द्वारा। और साथ में जो आम व्यक्ति भी अपने विचार साझा कर सकता है। अगर वो सरकार से चाहता है, अपेक्षा करता है कि आप इस तरह से कुछ कार्य करें तो वो माई गवर्नमेंट पोर्टल में अपने विचार भी यहाँ पे साझा कर सकता है किसको? सरकार के द्वारा। और इसकी स्थापना की बात की जाए तो इसकी स्थापना की गई थी 26 जुलाई 2014 को। इसके बाद हम कुछ अन्य प्लेटफॉर्म देखते हैं, जिसे हम एक बात करते हैं मेघराज की। ये मध्य प्रदेश सरकार का GI क्लाउड प्लेटफॉर्म है, क्लाउड प्लेटफॉर्म है, सर्वर है मेघराज। और इसके अलावा हम और बात करते हैं शगुन पोर्टल की। ये HRD मंत्रालय, ह्यूमन एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट मंत्रालय के अधीन आने वाला है। और ये क्या करता है? स्कूलों को आपस में जोड़ता है। धन्यवाद। अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा।